Assalamu alaikum and welcome to Health Talks. As we stand on the ending of Breast Cancer Awareness Month with a deep sense of privilege and responsibilities to raise our collective voice against this one of the most preventable and formidable adversities to women's health, breast cancer. We have distinct honor of being joined by one of the renowned oncologists, a beacon of knowledge and compassion, who will enlighten us about the breast cancer awareness, such as preventions and treatment, the understanding of risk factors, the significance of genetic predisposition, and the impact of precision medicines that are crucial facets of this battle that we need to comprehend. So we are fortunate to have an expert today who will shed light on these intricate matters. In the course of our discussion today, we will delve into the importance of early detection, timely intervention, and the understanding of the risk factors or genetic factors that plays a very important role in the development of breast cancer, and also exploring the groundbreaking advancements in precision medicines that are revolutionizing the way we approach its treatment. Moreover, we will address the psychological aspect of this journey, the hope and the support in every step of the fight against this disease. So without any further delay, let's welcome Professor Dr. Qasim Buttar, Consultant Medical Oncologist in Pakistan Institute of Medical Sciences, Islamabad. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, my first question is, what are the most effective methods for breast cancer prevention and how important is early detection in improving the chances of successful treatment? ब्रेस्ट कैंसर या छाती का जो कैंसर है, इसकी जो प्रिवेंशन, एक तो ये जेनेटिकली जिस बंदे को होता है या जिस खातून को होता है, जेनेटिकली वो लोग प्री डिस्पोज होते हैं, होने का ख़तरा बड़ा होता है। उसके ऊपर कोई ना कोई एनवायरनमेंट की वजह से हिट आती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर में ये कैंसर ब्रेस्ट में कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो जो जनरल चीज़ें हैं जो आप प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं वो ये हैं कि ख़वातीन को चाहिए कि तो वज़न ना बढ़ने दें, अपना फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाएँ, स्मोकिंग से अवॉइड करें, जो कि हमारी यंगर जनरेशन काफ़ी स्मोकिंग को टेकअप कर रही है। इसी तरह डाइट में ख्याल रखना है कि सब्ज़ियाँ, सलाद, ताज़ा फलों का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, फैटी डाइट्स कम हों। एक कुछ चीज़ें तो जो हम फिज़िकल एक्टिविटी या इन चीज़ों से, लकीली अल्कोहल हमारे पास इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी के पास एक्सेस है तो अल्कोहल भी अच्छी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। ये चीज़ें वो है जो आप एनवायरमेंटल हिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अननेसेसरी रेडिएशंस हम ना लें, अननेसेसरी एक्सरेज, अननेसेसरी सीटी स्कैन से अवॉइड किया जाए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि अगर होना है तो होना है, लेकिन अगर हो और तो जल्द स्टेज में, इब्तदाई स्टेज में तशख़ीस हो जाएगी तो मरीज़ के मुकम्मल ठीक होने के, मुकम्मल सेहतयाब होने के या क्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जल्द तशख़ीस के लिए 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें स्ट्रेस करनी है। बच्चियों से हमें शुरू करना चाहिए, ख़ासतौर पर जब वो स्टूडेंट लाइफ में होती हैं, कॉलेज लाइफ में होती हैं। एक तो ब्रेस्ट सेल्फ अवेयरनेस पता हो कि ब्रेस्ट नॉर्मल उनका कैसा है। अगर कोई भी एबनॉर्मैलिटी उनको लगे, चाहे वो इन द फॉर्म शेप चेंज हो, निपल में चेंज हो, कोई उनको डिस्चार्ज हो, या अगर जिल्द का रंग तब्दील हो, कोई अल्सर बने, कोई गुठली महसूस हो बगल में या ब्रेस्ट में, तो वो बजाय इसके कि उसको छुपाएं, फौरी तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलें ताकि हमें जल्द तशख़ीस मिले उस चीज़ की। जो ख़वातीन की उम्र 40 से ज़्यादा है उनको फिर हर साल या हर दूसरे साल मैमोग्राफी करनी चाहिए। मैमोग्राफी बड़ा आसान टेस्ट होता है, एक्सरेज की मशीन होती है, उससे के थ्रू होता है, और ये अब काफ़ी सारे सेंटर्स में गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। तो मैमोग्राफी डेफिनेटली इसको जल्द तशख़ीस में हेल्प करेगा। जब जल्द तशख़ीस होगी तो इसका मतलब है कि आपके क्योर के चांसेस और जो उसका बर्डन आता है, जो हेल्थ केयर पे पैसों का बर्डन, जो कॉस्ट आती है इसकी, उन चीज़ों में फिर काफ़ी कमी हो जाएगी। तो ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड है, सेल्फ ब्रेस्ट जो एग्जामिनेशन है, और मैमोग्राफी है। And how do genetic factors contribute to the risk of developing breast cancer? जी, ये भी बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, जेनेटिक या मौरूसी तौर पे कुछ लोगों में ये अल्लाह की तरफ से ज़्यादा होने का इम्कान होता है ब्रेस्ट कैंसर। उसमें कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं, जिस तरह एक जीन होती है BRCA1 और 2, BRCA1 और 2 जीन्स हैं। अगर किसी को ये हो तो उस इंडिविजुअल के अंदर, खातून के अंदर स्पेशली, ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर मिला के होने का चांस तकरीबन 100% हो जाता है, कि 70% के करीब ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है, लाइफ टाइम रिस्क, और तकरीबन 50-60% के करीब चांस बढ़ जाता है ओवेरियन कैंसर होने का। कुछ और कैंसर भी इससे ज़्यादा हो सकते हैं,
लेकिन ये दोनों चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन कि BRCA1 म्यूटेटेड है या BRCA2। BRCA के टेस्ट अब पाकिस्तान में होना शुरू हो गए हैं। अगर किसी की फैमिली में एक या दो लोगों को पहले ब्रेस्ट कैंसर है या ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर है या किसी फैमिली में भी मेल ब्रेस्ट कैंसर है, तो ऐसे लोगों को तो हर सूरत में BRCA टेस्ट करना चाहिए, जो कि अब अवेलेबल है। और दूसरा अब तो रिकमेंडेशन ये है कि एनी यंगर खातून जो कि 50 साल से कम उम्र की हों, उन सबको BRCA टेस्ट करना चाहिए। और एक कुछ ख़ास किस्म के होते हैं जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, उसमें चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ एज आपको BRCA का जो जीन टेस्ट है ये कराना चाहिए। Can you explain how precision medicine is being used in breast cancer treatment? अब प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब है कि अब आप पहले वक्त में कीमोथेरेपी डेवलप हुई थी। कीमोथेरेपी क्या करती है कि हर किस कैंसर सेल को भी अटैक करेगी और नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करेगी। प्रिसीजन मेडिसिन में ये है कि जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है विद लॉट ऑफ रिसर्च, स्पेशली वेस्ट में, ऑब्वियसली अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो रिसर्च है, कि आपको पता चलना शुरू हुआ कि कौन कौन से अवामिल है इसमें, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा है। तो वो जैसे जैसे वो टारगेट्स मिलना शुरू हुए, फिर लोगों ने एक्सप्लोर किया। जिस तरह सबसे पहले हार्मोन रिसेप्टर आए, तो हार्मोन रिसेप्टर के ख़िलाफ़ दवाइयाँ बनना शुरू हो गई, जिसको हम ER के ख़िलाफ़ दवाइयाँ कहते हैं। एस्ट्रोजन रिसेप्टर था, वो टेमोक्सिफेन आई। टेमोक्सिफेन के बाद फिर एरोमेटेज इनहिबिटर दवाइयाँ हैं, जिसमें लेट्रोजोल या एक्जिमेस्टिन, जो भी इस तरह की 3 दवाइयाँ, रेमेडेक्स आई। फिर उनके लिए देखा कि जब इनके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो CDK4/6 इनहिबिटर डेवलप हुए। वो 3 किस्म के आजकल मार्केट में मिलते हैं, बेमासिक्लेब है, राइबोसिक्लेब, पेल्बोसिक्लेब, पाकिस्तान में भी हैं। फिर और एमटोर इनहिबिटर आया पहले, जो अवेरोलिमस है, वो भी पाकिस्तान में मिलता है। फिर एक PIK3CA म्यूटेशन एक होती है। ये सर्टन किस्म की ब्रेस्ट कैंसर्स में ये डेवलप होती हैं, जो आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है ऑब्वियसली वो डिसाइड करते हैं ये टेस्ट कब करना है। PIK3 के लिए भी ड्रग आ चुकी है। इस तरह अब AKT पाथवे एक होता है, उसके खिलाफ भी दवाई आ चुकी है। और इवन ब्रेस्ट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी भी यूज़ हो रही है, वो ख़ास तौर पे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में। फिर एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स हैं जो स्पेशल टारगेट करती हैं। इसे HER2 को एक मिसाल देंगे, एक HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है जो कि 20-30% है, बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है। और उसमें भी बेहतरीन दवाइयाँ, टारगेटेड दवाइयाँ आ चुकी हैं अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी, जिस तरह ट्रास्टोजुमैब है, परटुजुमैब है, इस तरह एक दवाई है TDM1, इस तरह ट्रास्टोजुमैब डिरक्सटिकैन, इस तरह की और दवाइयाँ बनती जा रही हैं। तो खाने की दवाइयाँ भी हैं जिसमें लपेटनेब है, टुकैटनेब है, निरेटनेब है। तो बेशुमार अब आर्मामेंटेरियम बढ़ता जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर एक डिजीज़ नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर में 3 मेन टाइप्स हैं, एक हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, एक ट्रिपल नेगेटिव है और एक HER2 पॉजिटिव है। तीनों का थेरेपी डिफरेंट है और अब ये क्रॉनिक डिजीज़ बनती जा रही है। दायमी, जिस तरह डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, क्योर नहीं होगी लेकिन लंबा अरसा मरीज़ चलेंगे। तो ये एक चीज़ है जो प्रिसीजन मेडिसिन के साथ आ रही है। और लकीली अब हमारे जिस तरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज लेके आ रही हैं ये दवाइयाँ, स्पेशली बांग्लादेश की कोलैबोरेशन से, तकरीबन सारी प्रिसीजन मेडिसिन की दवाइयाँ अब में अवेलेबल है और उसका रेट भी कंपैरेटिवली कम है जो रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं उनसे। Breast cancer diagnosis and treatment can be emotionally challenging. What kind of psychological support and resources are available for patients and their families during this journey? जी, ये बहुत ही आपका एक्सीलेंट क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। ये वो एस्पेक्ट है जो हमारे यहाँ निगलेक्टेड है अनफॉर्चुनेटली। बड़े सेंटर्स में तो ऑब्वियसली ज़रूर होगा ये, लेकिन जहाँ पे फॉर एग्जांपल अब गवर्नमेंट सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ जिससे हमारे कोलीग्स हैं, दिन में हम 80 मरीज़ देखते हैं या 100 मरीज़ देखते हैं, उनमें से 25-30 ब्रेस्ट कैंसर के हैं। तो इतना टाइम आप दे नहीं पाते क्योंकि ये बड़ी डेवस्टेटिंग चीज़ है। एक दफ़ा जब कैंसर का तशख़ीस होती है तो मरीज़ तो अपनी जगह परेशान है ही है। मरीज़ के लवाकिन जो है ना, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके स्पाउसेस हैं, वालदैन हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, दे आर ऑल डेवस्टेटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रेस्ट कैंसर की टाइप और स्टेज के बारे में ना सिर्फ पेशेंट को बल्कि इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को भी बताया जाए, उनको प्रॉपर काउंसलिंग मिले, उनकी साइको सोशल सपोर्ट चाहिए। साइकोलॉजिकल सपोर्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो लोग अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं उन पर दवाइयाँ उतना अच्छा काम नहीं करती, और अगर जो लोग अच्छी तरह अपने इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं वो यूजुअली अच्छी फाइट करते हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड हों। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स हमें भी डेवलप करने चाहिए, कुछ बनना शुरू हो गए हैं जहाँ पे मरीज़ आपस में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें,
अपनी दवाइयों के बारे में शेयर करें, अपनी दवाई की टॉलरेंस के बारे में शेयर करें, कॉस्ट के बारे में शेयर करें। और फिर ऑब्वियसली उनकी बेशुमार ख़वातीन अब जो ब्रेस्ट कैंसर की हैं और जंगर लॉट है वो वर्किंग वेमेन है, तो उनके हमें ये भी देखना है कि सोशो इकनॉमिक और ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग भी इंतहाई ज़रूरी है। तो ये इंतहाई निगलेक्टेड है अनफॉर्चुनेटली, और इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल उठाया ये। Okay, although rare breast cancer can occur in men, what are the unique challenges and considerations when diagnosing and treating breast cancer in male patients as compared to women? ये भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका, क्योंकि लोगों को अक्सर को ये एक आइडिया नहीं होता कि ब्रेस्ट कैंसर आदमियों में भी हो सकता है, मेल्स में भी। अगरचे वो बहुत कम है, 1% है एज़ कम्पेयर टू 100%। अगर 100 पेशेंट हो तो 99 फीमेल होगी, 1 मेल होगा। मेल कैंसर में यूजुअली कोई फ़र्क नहीं है, इलाज भी वैसे ही है, सब तशखीस भी वैसे ही है, लेकिन नॉर्मली क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू छोटा होता है, कम होता है साइज़ में, तो जल्दी ये डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन ये एट द सेम टाइम सरप्राइजिंगली ये एडवांस स्टेज में सामने आता है कि ब्रेस्ट में वूंड होता है या कोई ऐसी, तो इब्तदाई स्टेज में नहीं पकड़े जाते। ट्रीटमेंट बिल्कुल स्टेज बाय स्टेज वैसा ही है जैसे ख़वातीन का होता है। My last question is that some patients explore alternative therapies alongside with conventional treatment. What is the oncologist's perspective on this, and as well as your perspective? अच्छा, पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेटली तो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा और बहुत ज़्यादा ये कॉमन है कि कई हकीम साहब ने जिसका इलाज डिस्कवर कर लिया जी ब्रेस्ट कैंसर का, या जैसे एक बूटी है जिस पे हमने एक प्रोग्राम भी किया था, दमासा बूटी, उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। कई हैरत की बात है कि कई दवाइयाँ हैं ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी इफेक्टिव, जिसका पैक्लीडेक्सेल है, ये भी प्लांट से ही निकली है। तो ये नहीं है कि कोई प्लांट्स में इसका कोई, अल्लाह ताला ने आखिर कोई बीमारी बनाई है, उसका इलाज भी है, कुछ डिस्कवर हो रहा है, कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा, मे भी हमारी ज़िंदगी के बाद भी चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन में अभी तक कोई सॉलिड रिसर्च ऐसी नहीं है जो शो करे कि अल्टरनेटिव किसी मेडिसिन से, किसी डाइट से आप ब्रेस्ट कैंसर को या तो प्रिवेंट कर सकें, या अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो आप उसको रिवर्स कर सकें। तो जनरल पब्लिक के लिए तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि वक्त ज़ाया नहीं करना है इस बीमारी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अल्लाह ना करे कि किसी पे ये वक्त आए, लेकिन अगर कोई अनफॉर्चुनेटली किसी को ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो जाए, जल्द से जल्द आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास पहुँचें, क्योंकि हर जगह पे बड़े शहरों में आप ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं। आपका इलाज भी एक बंदे ने डिसाइड नहीं करना, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। सर्जन, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सब ने मिल बैठ के फैसला करना है कि इस मरीज़ के लिए पहले क्या हम सर्जरी के लिए जाएंगे, या पहले कोई कीमोथेरेपी मिलनी है, या टारगेटेड इलाज होना है, या पहले रेडिएशन मिलनी है। तो जब पहले आप अच्छी जगह पे जाएंगे, आपका ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर डिफाइन हो जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग में, तो इंशाअल्लाह ताला फिर इलाज कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अल्टरनेटिव मेडिकेशन के बारे में यही है कि आप हेरसे पे मत जाएं, सोशल मीडिया पे मत जाएं। ये चीज़ें किसी भी जगह पे, कोई वेस्टर्न लिटरेचर, इवन अमेरिका में एक अल्टरनेटिव मेडिसिन की सोसाइटी बनी हुई है कैंसर के लिए। अगर आपने देखना भी है तो आपको वो मिल जाती हैं, आपको रिसोर्सेज मौजूद हैं। कोई भी चीज़ लेने से पहले अगर आपको अननोन चीज़ ले रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि वो आप जो कैंसर का इलाज कर रहे हैं अगर, तो उसके साथ वो इंट्रैक्शन भी हो सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को ये मैसेज देना कि खुदा के लिए टाइम वेस्ट ना करें। सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, टारगेटेड इलाज सब कुछ मौजूद है। ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी नहीं है, इसकी बेशुमार टाइप्स हैं, और उन टाइप्स का बेस्ट इलाज कौन डिफाइन करेगा? आपके डॉक्टर्स मिलके आपके लिए करेंगे। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन पे टोटल ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, ज़रूर आप, हमारा अल्लाह ताला पे यकीन है, कलाम पाक पे भी यकीन है, वो ज़रूर आप पढ़ें, दुआ पे भी यकीन है, दुआएं चेंज कर सकती हैं चीज़ों को, लेकिन इलाज भी अल्लाह ताला ने दिया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मुसीबत हो, बीमारी हो, उसका इलाज करना चाहिए। Thank you so much, sir, for giving us your time and sharing us your expertise. So for more informative videos, you can visit our website www.himmelpharmaceuticals.pk, or you can visit our different social media platforms. Till then, take care and Allah Hafiz.